हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सब। होप सो आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपको ये वीडियोस जो है जो हम डाल रहे हैं उस सीरीज़ को आप लोगों को पसंद आप पसंद कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो। नॉइज़ की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, तो उसके लिए आज हम माइक लाए हैं अपना, कुछ देखते हैं देसी जुगाड़ का देखते हैं, ज़्यादा खास तो है नहीं। तो चलो कोई नहीं, ठीक है। आज देखना माइक की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आपको लगेगी आवाज़ में, ठीक है जी। चलिए जी, तो आपने जो है लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ करी थी जिसको हमने बोला था क्रिस्टलें और क्रिस्टलेटोसों का हमने वर्गीकरण कर दिया था। एक हमने बोला था क्रिस्टलेटोस, एक हमने बोला था क्रिस्टलेटोस। तो हमने उसके अंदर क्रिस्टलेटोस में एक चीज़ बोली थी कि क्रिस्टलेटोस जो हमारे पास होते हैं ना जी, क्रिस्टलेटोस वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सच्चे सॉलिड होते हैं। मतलब ट्रू सॉलिड जो हमारे पास कहलाते हैं ना, सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, वो अक्रिस्टले में ना होकर वो किस में होती है, आपकी क्रिस्टलीय में होती है। ठीक है जी। और अक्रिस्टलीय तो हमारे पास जब झूठे सॉलिड कहा था हमने कल, हमने जब हमने आपने जो वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर हमने जब उसको झूठे सॉलिड की कैटेगरी में डाल दिया ना, तो वो सॉलिड, अब हमारा चैप्टर का नाम सॉलिड है, और झूठे सॉलिड थोड़ी पढ़ेंगे हम, तो रियल वाले सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब हम क्रिस्टलेट ठोस में ही अब हम उसका एक चीज़ देखेंगे। आपने अपनी छोटी क्लास में ये जो चित्र बनाया था ना जी, इस टाइप का, जिसमें आपने कहा था कि ठोसों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। तो ये क्या है हमारे पास, अंतरा, ये अणु तो है हमारे पास। अगर जब हमारे पास हमने जो पहले हम लोग बनाते थे ना, गोल गोल करके बनाते थे भाई, एक अणु दूसरा अणु दूसरा अणु, ये सारे आपस में क्या होते हैं, और एक लंबी रिपीटेशन के लिए हमारे पास होता है, तो एक क्रिस्टलेटोस की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अणु बनाए थे ना हमने, अब हम इस अणु को करेंगे तो हम इसको अणु के रूप में ट्रीटमेंट, बट अब इसको हम ना थोड़ा 3D में इमेजिन करने के लिए, सबसे आसान जो 3D ज्योमेट्री होती है हमें बना देगी, अगर हमें बोर्ड में अगर हमें 3D इमेजिन करना हो, तो हम उस 3D इमेजिन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, हम घन बनाएंगे। इस घन को आज हम बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, एकक कोशिका, यूनिट सेल से हम इसको बोलेंगे। ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो एकक कोशिका करनी है, और एकक कोशिका के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। ठीक है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपके स्कूल में चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आज आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, कहानी शुरू करते हैं हम अपनी। मैंने बताया कि जो 3D हमारा जो गोला बनता था ना, इस गोले को ही अब हम एक गोले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, एक घन से। ठीक है, एक गोला एक घन, दूसरा गोला दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, मतलब कि ऐसे करके अगर मैं घन यहाँ पे अटैचमेंट करता जाऊँ तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बस। ठीक है, थोड़ी सी कैटेगरी है, थोड़ी सी आपकी आज थोड़ी सी वो आएगी, थोड़ी 3D इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, एकक कोशिका। एकक कोशिका, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है जी। ठीक है, इसको हम यूनिट सेल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हिंदी का नाम जो है ये आज ही वैलिड है, एकक कोशिका। आज के बाद हम इस एकक कोशिका को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट सेल से। ठीक है जी। तो यूनिट सेल क्या है, देखो जी, यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले तो उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है जी, 100% लगा लो, इससे आती है एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 100% आ जाती है जी। ठीक है, चलिए जी, यूनिट सेल देखो जी। यूनिट सेल को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका घर कैसे बना। घर की कैटेगरी आएगी ना, आप देखो कैसे समझेंगे। आप जब एक घर का, जब आप एक घर बनाते हो ना जी, तो उस घर को बनाने में जो सबसे छोटी प्राइमरी चीज़, जो सबसे इनिशियल चीज़ आप लगाते हो, वो क्या लगाते हो, उसमें ईंट। तो आपने सबसे पहले एक ईंट लगाई, फिर दूसरी ईंट लगाई, फिर तीसरी ईंट लगाई। कुछ लोग कह गए हमने तो जी बुनियाद भी खोदी, हाँ जी मान ले बुनियाद भी खोदी, बट आपको कंसिडर करना है अपने समझने के लिए थोड़ा सा, कि अगर आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन करनी है तो थोड़ा घर में आपको ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले जो इनिशियल चीज़ लगी है ना घर में, वो एक ईंट लगी है, और उस ईंट की रिपीटेशन करके, एक ईंट के बगल में दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे करके आपका पूरा का पूरा घर क्या बन गया, एक घर बन गया। समझ पा रहे। तो उस पूरे घर को, जो पूरा आपका घर बना है, उस घर में जो सबसे छोटी इकाई लगी है, जो सबसे छोटी इकाई का बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे जी, यूनिट सेल। वह छोटी से छोटी, अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका, जिसकी पुनरावृत्ति, ये हिंदी की थोड़ी हो सकती है, मेरी स्पेलिंग मात्रा में उतना इधर उधर हो सकती है। ठीक है, थोड़ा वर्डों पे चले जाना है। ठीक है, आज मैं सोचता हूँ कि आवाज़ अच्छी आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे वो तो नहीं हो रहा है कुछ, बस ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना। ठीक है जी। तो वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति कर एक बड़े जालक का
एक बड़े जालक का निर्माण किया जाता है, एक बड़े जालक का निर्माण किया जाता है, उस छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, अपने आप देखो यार, ये आपकी अपनी डेफिनेशन, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे, ठीक है। आपको सिर्फ समझना जरूरी है कि हम फील लो बस इसका, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी इकाई, अब हमारे घर में वह छोटी से छोटी इकाई क्या बनती है, जब हम घर बनाते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई क्या है, ईंट। समझ पा रहे हैं? वह छोटी से छोटी इकाई अभी हमारे पास अगर हम घर को कंसिडर करते हैं तो वो क्या है, ईंट। तो वो ईंट ही हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, वो ईंट ही हमारे पास कहलाई जाएगी यूनिट सेल। क्लियर है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम अगर रिपीटेड फॉर्म में लगाएंगे तो हमारे पास एक बड़े जालक, कहाँ गया हमारे पास, एक बड़े जालक। तो यहाँ पे बड़ा जालक क्या होगा हमारे पास, घर, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स घर। समझ पा रहे? तो ये पूरा का पूरा जो जालक बना है ये हमारे पास घर होगा। तो ये जो हमारे पास छोटी छोटी इकाई करके बड़े जालक का निर्माण करा है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक और चीज आती है कि भाई जालक को क्या बोलते हैं, भाई जालक क्या है। अब जालक की डेफिनेशन भी अगर आपको लिखनी है, लैटिस, इसको बोलते हैं आप लैटिस। ठीक है जी, इंग्लिश का पूरा ध्यान रखा जाएगा आपके, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे हम काम, कोई टेंशन, ठीक है। तो जालक की डेफिनेशन जब आप लिखोगे, किसी को लिख देना ना, क्या दिक्कत है। जालक की डेफिनेशन ये तो बन जाएगी कि एक हमने यूनिट सेल की बार बार रिपीटेड करके, एक यूनिट सेल की बार बार रिपीटेशन करके जो बड़े हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, एक बड़ी क्या बोल सकते हैं बिल्डिंग का निर्माण हुआ, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, जालक। समझ पा रहे? तो यूनिट सेल की पुनरावृत्ति करने पर बना बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, जालक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, जालक कहलाता है। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, दोनों एक दूसरे के लेंगे, कोई सी भी डेफिनेशन कहीं पे डाल दो, बस याद रखना। थोड़े थोड़े लॉजिक है कि भाई जालक तो यूनिट सेल की रिपीटेशन से बना हुआ है, और उस जालक में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, यूनिट सेल। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, जिसमें से एक कोष्ठिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसी को चलते हुए आप देखो, अगर मैं छोटी से छोटी इकाई को अगर मैं कंसीडर करूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें 3D में थोड़ा इसको समझना है चैप्टर को, तो मैं इसको 3D में समझने के लिए मैं इसको क्या समझता हूँ कि मैं सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या मानूंगा, अब आज के बाद घन। क्या मानेंगे कि हम इसको घन मानेंगे। ठीक है जी, घन सबसे छोटी इकाई है। अगर मैं एक इसके बगल में दूसरा घन लगाऊंगा, तीसरा घन लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा, इसके बगल में लगाऊंगा, तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या कहलाएगा, जालक कहलाएगा। अब इस एकक कोष्ठिका में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि इस एकक कोष्ठिका में एक वर्ड आता है हमारे पास अवयवी या लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, लैटिस पॉइंट। ठीक है, इस एकक कोष्ठिका में एक वर्ड आता है हमारे पास लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट हमारे पास ये जहाँ पर मतलब कि जहाँ पे हमारे अवयवीकरण उपस्थित हो सकते हैं, मतलब कि कोई ये तो हमारे पास जालक हो गया, तो हमारा पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर क्या है, स्ट्रक्चर है। अब जैसे आपका घर है, उसमें पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, अब उसमें कहाँ कहाँ बीम डलेंगे, कहाँ कहाँ आपके पिलर कटेंगे, वो तो सारा का सारा एक पर्टिकुलर पोजीशंस है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, लैटिस पॉइंट मतलब कि उनकी कुछ ना कुछ क्या बोल सकते हैं, अवयवीकरणों की स्थिति, क्या बोल सकते हैं, अवयवीकरणों की स्थिति, अवयवीकरणों की स्थिति को दर्शाने के लिए, अवयवीकरणों की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं चल रही। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी यूनिट सेल की है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जालक आ गया और उसके बाद हमारा लैटिस पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा मतलब श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास आएगा एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। ठीक है जी, तो हेडिंग बनाएंगे अब हम एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। क्लियर है जी, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, कुछ आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो। ठीक है जी, अभी तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं, खैर अभी तो हमारे जानने वाले ही हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं
अब हम करते हैं इसका क्या, एक कोष्टिका का वर्गीकरण। ठीक है जी, करते हैं। ये आपका मतलब कि मेरे हिसाब से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से आपका सॉलिड। ठीक है जी, 3 वीडियो में मेरे हिसाब से। ठीक है, आता है हमारे पास हेडिंग एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका कोई क्या बोला था हमने, यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है, एकक कोष्टिका का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। अगर आप इसको कोई लाइन पर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है जी। ये यहाँ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा 100% मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, क्रिमिनल है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखो जी, अब इसको थोड़ा आप इसको फिर से हम घर के उससे पैरामीटर समझते हैं। ठीक है, घर के पैरामीटर कैसे समझेंगे। देखो आपके पास 2 कमरे हैं, आपके पास एक बस वाले में यही जगह और ठीक है, इनको पता चलेगा वीडियो बनाने हैं। आज मैं थोड़ा लेट गया, मैं बना देता हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 कमरे हैं, ये हमारे पास रूम नंबर 1 है और ये हमारे पास रूम नंबर 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास 2 कमरे हैं और मुझे इन दोनों कमरों को डिफरेंट मतलब कि अलग अलग बताना हो, मतलब कोई अगर जैसे आपके 2 कमरे होते हैं तो आपके हर एक कमरे के कुछ अलग अलग सिचुएशन होते हैं, कोई भी कमरा एक जैसा नहीं होता, वो भी होते भी हैं लोगों के, बट जनरल जो हमारे भाई मिडिल क्लास वाली फैमिली है उसमें तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 2 कमरे अगर है तो वो अलग अलग ही होंगे, क्योंकि एक बच्चों का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, क्लियर है, उनमें टीवी होता है, कहीं में टीवी भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको अगर इन दोनों कमरों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना हो, अलग अलग करना हो, पृथक्करण करना हो इन दोनों का, तो आप क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो टीवी लगा हुआ, यहाँ पे कोई टीवी नहीं है। हो सकता है कमरे में टीवी लगा हुआ उस जगह, या ऐसा हो सकता है कि कब टीवी यहाँ लगा हुआ, यहाँ पे कहीं और लगा हुआ। ठीक है, दूसरा कि भाई यहाँ पर पंखा जो है ये वाला लगा हुआ, ऊपर वाला, यहाँ पे जो साइड वाला लगा हुआ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे जो है डबल बेड है जी, यहाँ पे तो डबल बेड है, यहाँ पर तो सिंगल बेड है। क्लियर है, मतलब कि कुछ इस तरीके से आप 2 रूमों को क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये पैरामीटर हो गए। दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा भी देख लो जी, रूम नंबर 1 और रूम नंबर हमारा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे पैरामीटर करते हैं। पहला क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे टीवी है, वहाँ पे टीवी नहीं है, यहाँ पे पंखा इस जगह लगा, वहाँ पे पंखा कहीं और लगा, यहाँ पे डबल बेड है, वहाँ पे सिंगल बेड है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा भाई एक कमरा छोटा है, एक कमरा बड़ा है। एक कमरा छोटा, एक कमरा बड़ा, मतलब भाई साहब इसकी लंबाई जो है 20, मैंने कोई भी यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर ले लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है और इसकी 10 सेंटीमीटर है ना जी। और क्या बोल सकते हो, इसकी जो चौड़ाई है जी वो 10 है, इसका जो है वो अलग है कुछ, इसका 20 है, इस तरीके से, या फिर 50 मान लो, क्या दिक्कत है, 50 सेंटीमीटर यूनिट अलग अलग लेंगे सब। ठीक है, क्लियर है, 20 10 10 20, मतलब कि आपने इसको 2 तरीके से आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। क्या एक और तरीका हो सकता है कोई अलग, अगर कोई आपको पता होगा मुझे कमेंट में बताना, अगर कोई और ही तरीका हो सकता है इसका। ठीक है, अभी मेरे जो दिमाग में आया वो 2 ही है। ठीक है, एक आप बता सकते हो कि भाई इसमें, कि भाई इनमें जो है उपस्थिति, किसी चीज़ की उपस्थिति कहाँ पर है, और दूसरे होते हैं इनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है जी, तो इन दोनों के हिसाब से हमने एकक कोष्टिका का भी वर्गीकरण करा है। हमने एकक कोष्टिका का 2 तरीके से हमने क्या कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। 2 तरीके से हमने क्या कर दिया है जी, वर्गीकरण। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास आएगा अवयवी, अवयवी कणों की, अवयवी कणों की, कहाँ पर आप उपस्थिति बोल लो या पोजीशंस बोल लो, अवयवी कणों की स्थान, अवयवी कणों की स्थान के आधार पर, अवयवी कणों के स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, अवयवी कण यहाँ पे क्या हो गया, आपके लैटिस पॉइंट। ठीक है, अवयवी कण, देखो जी अवयवी कण बोल रहा हूँ मैं बार बार, इस अवयवी कण में याद रखना, इस अवयवी कण में याद रखना, अवयवी कण, अवयवी कण, इस अवयवी कण में मतलब कि आपके यहाँ पर अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आपके आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, अणु और आयन भी होते हैं वैसे। ठीक है, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। आयन का मतलब आप समझते होंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो आयन कहलाते हैं। अणु का मतलब हमारे सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि अवयवी कणों के स्थान के आधार पर, स्थान अलग अलग था ना, एक में टीवी कहीं था, एक में टीवी कहीं और लगा हुआ था, ठीक है, स्थानीय तो है ये, ठीक है जी। दूसरा, ये तो हमारा हो गया पहला क्लासिफिकेशन। जो दूसरा हमने कहा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर, तो उसको हम बोलेंगे सेल पैरामीटर, ठीक है। अब ये यूनिट सेल, एकक कोशिका, ठीक है जी, एकक कोशिका की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तथा एंगल को क्या बोलते हैं, कोणों, ठीक है, कोणों के आधार, कोणों के आधार पर, ठीक है जी। ये तो आपको बहुत हाई लेवल चीज आता है, यहाँ से एग्जाम, यहाँ पे तो ना नीट वगैरह में आता है क्वेश्चन इस पैरामीटर से, ठीक है। इसको भी हम लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं करेंगे, बट इसको हम हिंदी मीडियम से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका जो क्लासिफिकेशन है आगे, इनका जो वर्गीकरण है वो 7 तरीके का है, और 7 तरीके का हिंदी मीडियम में कोई ट्रिक बनेगी, दोनों थोड़ा याद करने के लिए। मैंने कहा था केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का सब, इसमें सब वैलिड है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसको इंग्लिश में डील करेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। अब आते हैं, ये है जी आपका जो मैं बता रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 100% देख लेना, पिछले प्रीवियस ईयर के 10-15 साल जितने पूरा इसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अवयवी कणों के स्थान के आधार पर, अवयवी कणों के स्थान के आधार पर, अवयवी कणों के स्थान के आधार पर एकक कोशिका को कितने भागों में वर्गीकृत करा गया है। एकक कोशिका को आपका सिंपल हो गया, बॉडी, एफसीसी और एंड, ठीक है, कुल मिला के आपका 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। आपकी कुछ बुक्स होती हैं जो यहाँ पे भी 2 तरीके का कैटेगरी करती हैं, एक सिंपल और एक होती है जो हमारे पास क्या होते हैं, केंद्रीय कोशिका में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप डील कर सकते हो, वरना अपना मैथड तो बढ़िया है, ठीक है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है जी। अब ये भी कणों के स्थान के आधार पर हम हमने उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन सा, पहला है हमारे पास, इसको बोलते हैं आप सरल घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है पहले। अभी हम देखेंगे कि अब हम किसको सरल घनीय एकक कोशिका बोलेंगे। दूसरा, मैं पहले सबके नाम लिख रहा हूँ। दूसरा आपका आएगा फलक केंद्रीय एकक कोशिका। देखो जी, इंग्लिश में बहुत अच्छा डील रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक भी लगेगी, वो इंग्लिश में लगेगी, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको ट्रिक सीखनी है, बट ना तो आप रट लो, रटने वाला तो सीख होता नहीं, बट हाँ ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि ये आगे जैसे गरल गनी है, सरल गनी है, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सरल गनी है, इसको यूँ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ आते हैं। फलक केंद्र, इसको बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसका दूसरा नाम आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलोगे आज के बाद एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है जी। थर्ड आपकी कैटेगरी आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा लेवल ऐसा, ठीक है। हालांकि हमारे पास अलग है, अगला है हमारे पास अंतः केंद्रीय, राइटिंग के हिसाब से साफ ही है, बता देना खराब होता है तो इसमें कहानी खराब है। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, इसका क्या कैटेगरी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप क्या बोलते हैं बीसीसी, क्लियर है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इसी का भाई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो फ्रेम में आ रहा है मामला। बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चौथा जो हमारे पास है, इसको आप बोलते हैं, इसको अंतः केंद्रीय बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंततः केंद्रीय एकक, अंततः केंद्रीय एकक कोशिका, इसका नाम है हमारे पास क्या, बॉडी सेंटर्ड हमने इसको बोला था, ठीक है। इसका नाम बोलते हैं इसको एंड सेंटर्ड, क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसका वो ईसीसी में हो, ठीक है, क्लियर है। इसका वर्गीकरण और भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा, इसका वर्गीकरण और भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक और आता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम को कभी आप फॉलो करते हैं सीबीएसई वाले पैटर्न को, तो वहाँ एक और क्लासिफिकेशन दे देते हैं वो, जिसको बोलते हैं एज सेंटर, क्या बोलते हैं कि एज सेंटर। बट हमारे पास जितनी डील है
वो 1 2 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है जी। इसमें क्या जाता है एक कोष्ठिका की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा वर्गीकरण है 7 प्रकार से, 7 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, 7 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया 7 प्रकार से, ठीक है, 7 प्रकार, क्लियर है। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से, हमें इसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के पैरामीटर से लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिसके लिए मैं आपको क्या बता देता हूँ, खत्म। एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता ये, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल है तो, ठीक है, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं ऐसा है कि छोड़ूंगा नहीं, मतलब आपके सिलेबस में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 7 जो प्रकार हैं, इसकी मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। CUT क्यूट, R सबकी मतलब क्यूटी होती है, क्लियर क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है जी, ठीक है जी, क्यूट R, क्लियर है। अब इसको पैरामीटर लेते हुए इसमें हमारे सातों के सातों नाम क्या है, सेट, ठीक है। एक आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये फर्स्ट ट्रिक है। दूसरी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, जब देखो 7 का है ना, तो आपको देखो सेंटर में 2 लिखना है, इसके दोनों बगल साइड में 2 2 लिखना है, फिर एक लिखना है, और फिर टोटल देखो सेंटर में 2, फिर इसके बगल बगल में 2 2, फिर इसके बगल बगल में 1 1, और फिर इसके बगल बगल में 0। भाई बताएंगे क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ बताना आपको, यहाँ पे रह गया हमारा कि हम जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि अगर आपका एक घन है, अगर एक आपका घन है तो उसमें LBH तीनों है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, देखो ये तो सरल घन ही है, कहीं आप कहोगे भैया तो घनाभ है, घन है सॉरी, और इसमें तो सारी भुजाएं बराबर होती है, भाई ठीक है मैं मान रहा, बट ये हमने कहा ना उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर ही हम उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पैरामीटर के हिसाब से हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मानना है, ठीक है। अब हम मान लेंगे A B और C, लंबाई को A, चौड़ाई को B और ऊंचाई को C, कोई से भी कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास कोण हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारे पास होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो आपकी जैसे कोण बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ये आपका ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया और ये गामा बन गया। एंगल भी तो होता है, तो अगर हमारे पास 1 भुजाएं या 2 भुजाएं तो उनके बीच में कोण भी होता है, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक पर, इनके भी नाम लिख लेते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट समझना जरूरी है, ठीक है, अपनी मैडम की मजे लेना है इसके लिए, छुट्टा करके, ठीक है। देखिए अब इनके नाम में लिखना है, मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन वाली से, 3rd 4th 5th 6th 7, ठीक है जी, 7 के साथ जो है हमारे आ जाएंगे। पहला हमारे पास आएगा क्यूबिक, जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक, CU से आ गया क्यूबिक, ठीक है। अगला जो हमारे पास आएगा वो आएगा टेट्रा, क्या आएगा टेट्रा ये आ गया QT, ठीक है, टेट्रा। थोड़े थोड़े मतलब आपको एक दो बार आपको आवाज अजीब लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। अगला कौन है हमारा, ये कंप्लीट ऑर्थोरोम्बिक, क्या बोलते हैं इसे, ऑर्थोरोम्बिक, क्या बोलते हैं इसे, ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर है जी, कंप्लीट है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। MO से क्या बोल लेंगे हम, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है जी। T आ रहा फिर हमारा, MO से हो गया मोनो, T आ गया, अगला इसको बोलेंगे हम ट्राई क्लिनिक, क्या बोलते हैं उसे, ट्राई क्लिनिक, ठीक है जी, ट्राई क्लिनिक। अगला कौन है हमारे पास, हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं इसे, हेक्सागोनल, ठीक है, H से आ रहा है ना, हेक्सागोनल, ठीक है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास हेक्सागोनल हो गया, और लास्ट हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम रोम्बोहेड्रल, क्या बोलते हैं जी, रोम्बोहेड्रल। कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग कुछ आपकी भी गड़बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी गड़बड़ होगी, कोई इशू नहीं, इसमें क्या होगा, और डॉक्टर, आपको डॉक्टर तो बनना ही है, ठीक है, कोई नीट वाले भी हमसे तैयारी करने होंगे, है ना, इंग्लिश मीडियम में थोड़ी है कि वो नीट की तैयारी नहीं करता, ठीक है, वह ऐसे ही हो जाएगा, बस भाई स्टार्टिंग की 2-3 वर्ड सही हो, उसके बाद तो अपना सब सेट है, ठीक है, ट्राई क्लियर है। तो देखो जी इस ट्रिक को देख लेना क्या है, क्यूटार मतलब क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। पहली ट्रिक हमारे आपको पता चली, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने मान लिया कि A, B और C में संबंध क्या है, ठीक है, ये मैंने बता दिया इनका A, B और C में संबंध, ठीक है जी, A, B और C में संबंध, यहाँ पे आएंगे कोणों में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध, ठीक है।
अब देखो जी ए बी सी की ट्रिक यहाँ से लगेगी आपकी, ये 0 1 2 0 1 2 2 2 ये ओके ओके। तो यहाँ पे करेंगे 0 का मतलब है कि कोई भी ए बी सी में कोई भी अनइक्वल का साइन नहीं है। 0 का मतलब क्या है हमारे पास, नो अनइक्वालिटी, नो अनइक्वालिटी मतलब कोई भी जो हमारे पास अनइक्वालिटी का हम सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं नहीं आएगा 0 का मतलब, यहाँ पे क्या आएगा एक में, एक में मतलब कि एक में ऐसा साइन जरूर आएगा, यहाँ पे 2 में लगेगा, यहाँ पे भी 2 में लगेगा। अब देखो कैसे संबंध है, ए बी सी 3 भुजाएं, ए बी सी सब में लिख लो, ए बी सी सब में लिख लो, ये बिल्कुल पैटर्न लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आधा मामला तो ट्रिक से चलेगा इसमें, और आपकी आने वाली केमिस्ट्री में देखो 0 का मतलब है कोई भी अनइक्वल नहीं है, मतलब कि जो आपके यहाँ पे जो बराबर इक्वल के साइन बने हुए ना, यहाँ पर कोई भी अनइक्वल नहीं है। जब आप यहाँ पे बात करोगे एक अनइक्वल का साइन जरूर आएगा, मतलब कि आप इन दोनों में से कोई से भी एक को अनइक्वल बना दो, क्लियर है। अगले में क्या है, 2 अनइक्वल, 2 बराबर है तो दोनों क्या है अनइक्वल, बनाने पड़ेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला भी हमारे पास 2 अनइक्वल है, इसके अगला भी हमारे पास 2 अनइक्वल है, ठीक है जी। फिर कौन है, एक अनइक्वल है, और फिर हमारे पास 0 अनइक्वल है, ये इसका पैरामीटर है, खत्म कहानी, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देख लेना अपने उसमें, आप अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी उठा के देख लेना, ऐसा नहीं है कि हम गलत पढ़ा रहे, ठीक है। तो आप देख लेना इसे, ठीक है, ट्रिक समझ में आई। 0 का मतलब है कोई भी अनइक्वल का साइन नहीं आएगा भुजाओं के मध्य, तो कोई भी अनइक्वल है, सारे के सारे इक्वल है। यहाँ पर एक अनइक्वालिटी, अब जरूरी नहीं है यहाँ लगाओ, आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 अनइक्वल है तो 2 इक्वालिटी है, तो 2 अनइक्वल है तो 2 अनइक्वल को करना पड़ेगा, तो हम कर लोगों क्या करते हैं, क्लियर है। इसी प्रकार आप आगे को पैरामीटर को फॉलो करो। सबसे ज्यादा अनसिमेट्री जो बनता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास अनसिमेट्री है वो किसमें होती है, ट्रायंगल, मतलब कि इसका अल्फा बीटा और गामा ये भी आपस में क्या होते हैं अनइक्वल, सारे के सारे अल्फा बीटा और गामा सारे के सारे क्या है अनइक्वालिटी वाला फॉर्मेट, क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, आपको पता है जो आपके क्यूबिक होते हैं, क्यूबिक मतलब जब यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे क्यूब की बात करें, इसकी घनी, ठीक है, घनीय होते हैं, तो आपको पता है अल्फा बीटा और गामा इन सब में रिलेशन क्या होता है 90 डिग्री का। इससे नीचे वाले में भी यही पैटर्न लगेगा, इससे नीचे वाले में भी यही पैटर्न लगेगा। यहाँ पर एक पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दोनों में से इसमें चेंज। लास्ट वाले भी आपस में क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं, लास्ट वाले भी हमारा पढ़ लिए नॉट इक्वल टू क्या होते हैं 90। ये तीनों तो आपस में संबंधित होते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, परंतु जो हमारे पास ये इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, वो कुछ और हो सकता है, 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, वो अलग है, ठीक है। अब बचा लिया हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में एक एंगल आपका क्या कंसीडर कर लिया जाता है 120, और अल्फा और बीटा आपस में क्या होता है इक्वल होते हैं, बट गामा हमारे पास क्या हो जाता है, क्लियर है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको देखो ऐसा है कि आपके सिलेबस में तो हमें इसको करा और तो कराना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मामला है वो ये क्लियर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है। रिकॉर्डिंग टाइम 28 मिनट, ठीक है जी। अब हमारी जो अगली वीडियो है पार्ट टू तो है ये, हमारे पास पार्ट 3 आएगा, उसमें हम जो है इसकी कैटेगरी करेंगे, इसकी सरल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी अगली वीडियो जो है जस्ट आप इसके बाद जो है देख सकते हो, ठीक है।